नमस्कार साथियों, मैं उत्कर्ष त्रिपाठी बीएच स्टडी कैपिटल के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। और हिंदी के साहित्य और व्याकरण दोनों के प्रिपरेशन के क्रम में हम आगे बढ़ते हुए एक एक मुकाम धीरे धीरे एक एक अपने लक्ष्य को धीरे धीरे प्राप्त करते जा रहे हैं धीरे धीरे। और व्याकरण के कुछ टॉपिक्स को हमने खत्म कर लिया है। इसी प्रकार साहित्य के कुछ टॉपिक्स को हमने डिस्कस कर लिया है आपके साथ, जैसे आदिकाल और भक्तिकाल, रीतिकाल, ये सारी चीज़ें हमने आपसे डिस्कस कर ली है। लेकिन जो सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण टॉपिक है आधुनिक काल, जिसका एक अंश आज हम आपके साथ साझा करने के लिए ले आए हैं, छायावाद के महत्वपूर्ण कवि। और क्योंकि छायावाद परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, उससे तरह तरह के प्रश्न आते हैं कि छायावाद की स्तंभ क्या है, छायावाद में किसका क्या उपनाम है, किसका जन्म क्या है, किसका जन्म स्थान क्या है। तो इस प्रकार के महत्वपूर्ण विषय को हम आपसे डिस्कस करने के लिए आज यहाँ पे हैं। और हो सकता है कि ये जो लेक्चर वीडियो है आपको ओपन सोर्स पे मिले, यूट्यूब पे या फिर आपके ऐप के ओपन सोर्स पे कहीं भी आपको मिले, तो आप इसे पढ़िए। और आप ये नहीं कि इतने से ही हो जाएगा ये छायावाद का, ये सिर्फ आपसे एक अंश डिस्कस करने के लिए हम यहाँ पे हैं। लेकिन इससे ज़्यादा पढ़ने के लिए और भी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी लेक्चर में, इससे पहले की भी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो सारी चीज़ों को जानने के लिए आप हमारे स्टडी कैपिटल के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। और जुड़ने के लिए आप हमारे नंबर से संपर्क कर सकते हैं। और ऐप से हमारे जुड़ना, आप ऐप डाउनलोड करिए और सिंपल क्लिक के माध्यम से आप जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में और सामने आपके यूट्यूब की स्क्रीन पे या फिर जो भी आप प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं उसके स्क्रीन पे आपके सामने अवेलेबल हैं। तो शुरू करते हैं हम अपने हिंदी साहित्य में छायावाद के एक महत्वपूर्ण टॉपिक को और कुछ महत्वपूर्ण लेखकों के बारे में। जहाँ तक कि हम जानते हैं कि छायावाद का जो समय है 1918 से 1936 तक के समय को डिस्कस किया जाता है। लेकिन इसमें कुछ कवि जो हैं बहुत महत्वपूर्ण कवि रहे हैं, जिन्हें छायावाद के 4 स्तंभ कहे जाते हैं। और उन्हीं 4 स्तंभों को डिस्कस करने के लिए हम आपके सामने आज हैं, जिसमें जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, निराला और सुमित्रानंदन पंत आते हैं। और ये जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक हिंदी साहित्य की ये 4 लोग अमूल्य निधि रहे हैं, जिन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से, अपनी रचनाओं के माध्यम से हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है। और जिनके बिना ये हिंदी साहित्य एक अधूरा रहेगा उन्हीं के, और इसलिए उनसे प्रश्न उठना परीक्षाओं में बहुत ही वाजिब होता है। तो शुरू करते हैं एक एक करके। सबसे पहले जयशंकर प्रसाद से शुरू करते हैं। इनका परिचय हम जानेंगे। सबसे पहले इनका मूल नाम जयशंकर प्रसाद था। जन्म इनका 30 जनवरी सन 1889 में वाराणसी में उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका निधन बहुत ही कम उम्र में 1937 में हो गया था, वाराणसी में, वही वाराणसी उत्तर प्रदेश में ही। छायावाद के आधार स्तंभों में से एक जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी, अब यहाँ पे देखिए 1889, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, 1890 हो गया, काशी में हुआ था। ये इनका जन्म स्थान का विवरण था कि ये छायावाद की, जैसा कि मैंने आपसे पहले ही बताया कि छायावाद के 4 स्तंभों में से एक जयशंकर प्रसाद थे। इनके कुछ रचनाएं हैं, महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, उन्हें हम देखते हैं। काव्य रचनाएं जिन्हें कहेंगे, उर्वशी। उर्वशी जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण, मैं आपसे ये पढ़ने के लिए भी आपको एक बताऊंगा। अगर आप काव्य पढ़ने के शौकीन हैं तो आप उर्वशी को जरूर पढ़ें। उर्वशी, झरना, चित्रधारा, आंसू, लहर, कानन कुसुम, करुणालय, प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व, कामायनी, वन मिलन और उनकी अन्य उनकी प्रमुख काव्य रचनाएं। अब देखिए, अगर आपको हिंदी साहित्य से, ये सिर्फ अंडर ग्रेजुएट लेवल तक का है प्रश्न, अगर आपको हिंदी में पीजी पढ़ना है तो उसके लिए हमारा अलग क्लास चलता है। पीजी के आप उस लर्निंग प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं, उसे हमारे अलग मेंटर पढ़ाते हैं हिंदी साहित्य का। तो हमें यहाँ पे यूजी लेवल पे हमें क्या चाहिए कि सिर्फ रचनाएं चाहिए, उनके जन्म चाहिए, जन्म स्थान चाहिए, जन्म का समय चाहिए और महत्वपूर्ण रचनाएं चाहिए। तो उसी के दृष्टिकोण से मैं ये चीज़ें आपको पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे उनकी रचनाएं थी, एक बार और देख लेते हैं। आपको ये रचनाओं को लिखते जाना है कॉपी पे, उनका जन्म, जन्म स्थान से। उर्वशी, झरना, चित्रधार, आंसू, लहर, कानन कुसुम, करुणालय, प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व, कामायनी, वन मिलन, ये सारी उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। काव्य रचनाएं हैं, काव्य मतलब जानते हैं ना, जिन्हें गा कर पढ़ा जाए, जो गेय पद होते हैं उन्हें। इनके कुछ नाटक हैं, जैसे कामना, विशाख, एक घूट, अजात शत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, राजश्रीय, स्कंदगुप्त, सज्जन, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, कल्याणी, प्रायश्चित, उनके नाटक। अब देखिए, जयशंकर प्रसाद के जो जितने नाटक हैं लगभग सारे ऐतिहासिक नाटक रहे हैं। जयशंकर प्रसाद के नाटक क्या रहे हैं? ऐतिहासिक रहे हैं, जिनमें जैसे चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, राजश्री, अजात शत्रु, आप इन सब नामों से ही आपका अंदाजा हो गया होगा कि इनके जो नाटक रहे हैं बहुत ही इतिहास परक रहे हैं।
तो जयशंकर प्रसाद ने काव्य लिखा, उसके साथ इन्होंने उपन्यास भी लिखे हैं, कहानियां भी लिखी हैं और नाटक भी लिखे हैं। तो इनके जो महत्वपूर्ण उपन्यास नाटक है उन्हें देख लीजिए, जो पेपर में पूछते हैं। राजश्री ज्यादा पूछता है, राजश्री ज्यादा पूछता है, और ध्रुव स्वामी पूछता है पेपर में। कल्याणी, एक घूट कई बार पूछ चुका है। अजात शत्रु, लगभग जितनी रचनाएं यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे दिख रही होंगी वो महत्वपूर्ण ही है। सज्जन इंपॉर्टेंट है, सज्जन और चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, राजश्री, कल्याणी, ये सारी चीजें जो हैं ये जयशंकर प्रसाद के महत्वपूर्ण नाटक हैं। ये प्रश्न में पूछते हैं, पेपर में पूछते हैं। ये वही सारे यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिखेंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो ये सारी चीजों को आप नोट कर लीजिए साथ साथ। एक बार और देखिए, कामना, विशाख, एक घूट, अजात शत्रु, जन्मेजय का नाग यज्ञ, राजश्री, कल्याणी, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, प्रायश्चित, सज्जन, ये ये जयशंकर प्रसाद जी के महत्वपूर्ण नाटक हैं। इनकी कुछ कहानियों का संकलन है, जैसे छाया, आंधी, प्रतिध्वनि, इंद्रजाल। कहानियों का संकलन मतलब कि उसमें एक कहानी नहीं है, उसमें बहुत सारी कहानियों का संकलन है। जैसे इसमें छाया, आंधी, प्रतिध्वनि और इंद्रजाली उनकी कहानियों का संकलन है। उपन्यास है कंकाल, तितली और इरावती। लेकिन जो इरावती है वो इरावती एक अपूर्ण रचना है, इरावती है अपूर्ण उपन्यास है। इरावती क्या है? अपूर्ण उपन्यास है, ये पूर्ण नहीं हो पाया था इरावती। तो ये भी प्रश्न में पूछ सकता है कि जयशंकर प्रसाद का कौन सा एक अपूर्ण उपन्यास है। तो कंकाल, तितली और इरावती ये इनके अपूर्ण उपन्यास हैं। निबंध देखिए, काव्य और कला। काव्य और कला, ये पेपर में पूछ सकता है कि काव्य और कला किसके निबंध है। कई बार पेपर में पूछा भी गया है। जिस भी यूनिवर्सिटी का पेपर देंगे हिंदी साहित्य के दृष्टिकोण से प्रसाद उतने ही महत्वपूर्ण है जितना पेपर में आपके लिए एडमिट कार्ड। काव्य और कला तथा अन्य निबंध, ये इनके निबंध संग्रह हैं। और जयशंकर प्रसाद के बारे में एक महत्वपूर्ण बिंदु आप देख लीजिए कि जयशंकर प्रसाद को कामायनी के लिए मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ। ये क्या है? कामायनी क्या है? एक महाकाव्य है। कामायनी क्या है? कामायनी जयशंकर प्रसाद को कामायनी के लिए मंगला प्रसाद। ये भी पेपर में पूछा जाता है कि जयशंकर प्रसाद को कामायनी पे कौन सा पुरस्कार मिला था, कौन सा पारितोषिक मिला था। तो जयशंकर प्रसाद को कामायनी पे मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला था। इसके साथ आप जन्म स्थान और उनके जन्म का समय, मृत्यु का समय आप देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। निराला, छायावाद के मूल स्तंभों में से एक निराला भी है। निराला सूर्यकांत त्रिपाठी इनका नाम था, जिनका बचपन का नाम जैसे उनके घर वालों ने क्या रखा था? सूरज कुमार रखा था। सूरज कुमार, गांव में लोग ऐसे ही नाम रखते हैं ना, सूरज कुमार इनका नाम था। सूरज कुमार, सूरज कुमार इनका नाम था। तो सूरज कुमार से ये क्या हो गया? सूर्यकांत हो गए। और सूर्यकांत से इनको हिंदी साहित्य ने निराला की उपाधि दी, तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो गए। अब देखिए, सूर्यकांत का जन्म हुआ था 21 फरवरी सन 1896 को मेदिनीपुर जिला, जिसे मेदिनापुर या फिर मेदिनीपुर, पश्चिम बंगाल में हुआ था इनका जन्म। और निधन हुआ 15 अक्टूबर 1961 को इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में। सूर्यकांत का जन्म कब हुआ था? 21 फरवरी सन 1896 को मेदिनीपुर जिला, पश्चिम बंगाल में। और निधन कब हुआ? 15 अक्टूबर सन 1961 को इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में। निराला का जन्म 21 फरवरी 1896 को बंगाल के महिषादल रियासत के जिला मेदिनीपुर में हुआ था। इनकी जन्मतिथि को लेकर आप लोग जो भी ये लेक्चर देख रहे हैं ना, ये ऐसा नहीं है कि जैसे सर जो पढ़ा रहे हैं चीजें, ऐसा ये चीजें पढ़ा रहे हैं, फिर आपको जो नोट्स दिया जाएगा, जैसे आप ऐप में अगर कोर्स में इनरोल होते हैं या फिर अगर आप इनरोल्ड हैं तो आपको उसमें नोट्स भी दिया जाएगा, ये पीपीटी, ये पीडीएफ भी प्रोवाइड कराया जाएगा। लेकिन आप लोग साथ साथ में जब ये पढ़ते जा रहे हैं तो जब भी लेक्चर देखिए तो अपना कॉपी और एक नोटबुक और एक पेन साथ में रखिए। ये सारी चीजें पॉइंट वाइज नोट करिए। ऐसा नहीं कि ये लाइन से ऐसे लिखा जा रहा है, इस तरीके से आपका जो भी नोट्स बनाने का तरीका है, आप ग्राफ करके बनाते हैं, पाई चार्ट करके बनाते हैं, जैसे भी हो। जैसे आपने लिख दिया सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऐसा बना करके लिख दिया जन्म, फिर आपने लिख दिया कि कहाँ पे हुआ, फिर कब हुआ, फिर रचनाओं का ऐसे बना। इस तरीके से अपना नोट्स खुद का प्रिपेयर करिए, वो एंट्रेंस एग्जाम के समय में आपको बहुत ही काम आएगा। नहीं तो फिर इस तरीके से आप पढ़ करके आगे निकल जाएंगे, सर पढ़ा करके आपको आगे निकल जाएंगे, फिर आपको एंट्रेंस एग्जाम के समय में चीजें भूल जाएंगी।
इसलिए ये सारी चीजें नोट करिए, जो चीजें नहीं समझ में आएंगी वो डाउट सेशन में भी आपको क्लियर किया जाएगा। कंटिन्यू करें सर। जैसा कि हमारे सर ने बताया, इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई है आपको कि जब आप पढ़ने बैठे तो हाथ में एक कॉपी पेन लेके बैठे और चीज़ों को, जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उस पर भी मैं ज़्यादा खुद ही जोड़ देता हूँ कि क्या चीज़ें महत्वपूर्ण है। मैं खुद बताता हूँ कि ये चीज़ें पेपर में ज़्यादा बार पूछी गई हैं, तो उन चीज़ों पे आप ज़्यादा ध्यान देते हुए उन्हें लिख लिया करिए। आगे बढ़ते हैं। इनका जन्म हुआ था सन 1896 को और इनकी जन्म तिथि को लेकर अनेक मत हैं, लेकिन इस पर विद्वत्तजन एक मत है कि 1930 से निराला बसंत पंचमी के दिन अपना जन्मदिन मनाया करते थे और महाप्राण नाम से। अब देखिए यहाँ पे महत्वपूर्ण क्या है कि निराला को हिंदी साहित्य में महाप्राण के नाम से जाना जाता है। महाप्राण, ये इनका उपनाम था। महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, निराला भी इनका उपनाम था। और महाराणा, महाप्राण सॉरी महाप्राण, महाप्राण के नाम से विख्यात निराला को छायावाद के 4 स्तंभों में से एक माना जाता है। अब यहाँ पे 2 चीज देख लीजिए, महाप्राण और निराला। इनकी कुछ रचनाएं हैं, अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अड़िमा। अब देखिए आपसे सिर्फ इनकी रचनाएं पूछी जाएंगी। रचनाओं का सन पीजी स्तर पे जो हमारे परास्नातक मित्र होंगे उनमें पूछी जाएगी, लेकिन अभी आपसे सिर्फ यहाँ पे रचनाओं के नाम पूछे जा सकते हैं। तो इनकी कुछ काव्य रचनाएं, कुछ काव्य संग्रह देख लेते हैं। अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अड़िमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत कुंज, संध्याकाकली, अपरा आदि निराला की प्रमुख काव्य कृतियां। आपको लगेगा कि ये रचनाएं हम याद कैसे करें, इतनी सारी रचनाएं। देखिए धीरे धीरे एक एक करके आप याद करें, जैसे एक जैसे देखने वाले। जैसे आप देखिए अर्चना, आराधना, अड़िमा, अनामिका, परिमल, गीतिका, ये सारे जो नाम एक है ना, हमें एक नाम जो हमारे समाज में चारों तरफ ऐसे इस नाम के लोग पाए जाते हैं, जैसे अनामिका, परिमल, अड़िमा, गीतिका, अनामिका, ये सारी चीजों के नाम, आराधना। तो नए पत्ते, अब कुकुरमुत्ता, कुकुरमुत्ता तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा क्योंकि नाम में जो है थोड़ा अलग है। तो कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, ये सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी। अभी देखते हैं कि लीली, सखी और सुकुल की बीबी उनकी कहानियों के संग्रह हैं। लीली, सखी और सुकुल की बीबी, ये उनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं। कुल्ली भाट, बिल्लेसुर बकरिया उनके चर्चित उपन्यास हैं। इसमें कुल्ली भाट महत्वपूर्ण है। कुल्ली भाट निराला का उपन्यास है, ये महत्वपूर्ण है। कुल्ली भाट और बिल्लेसुर बकरिया, ये 2 उनके उपन्यास है। कहानी संग्रह में लीली, सखी और सुकुल की बीबी हैं। और यहाँ पे काव्य संग्रह में आपसे अनामिका, गीति, तुलसीदास, तुलसीदास पूछता है तुलसीदास किसका काव्य संग्रह है। कुकुरमुत्ता किसका काव्य संग्रह है। अपरा, सांदेकाकली, ये सारी चीजें आप देख लीजिएगा, ये महत्वपूर्ण है। तो साथ साथ ये उनके कहानी संग्रह भी देख लीजिएगा। लीली, सखी, सुकुल की बीबी महत्वपूर्ण है। आपको जो नाम ऐसे अजीब लगे थोड़ा सा, जैसे सुकुल की बीबी, तो ये अजीब लग रहा है ना, सुकुल की बीबी, तो जो आपको थोड़ा ऐसा लगे कि अजीब है, तो वो पेपर के दृष्टिकोण से हो सकता है कि महत्वपूर्ण हो। तो सुकुल की बीबी। अभी देखिए सरोज स्मृति, कुकुरमुत्ता, राम की शक्ति पूजा, तोड़ती पत्थर, सच है, बांधो न नाव स्ठाव, वर्दे, वीणा वादिनी वर्दे, बाहर मैं कर दिया गया हूं, ये निराला की प्रमुख कविताएं हैं। अब निराला के वो काव्य संग्रह थे, लेकिन काव्य संग्रह में ये कविताएं हैं, लेकिन ये कविताएं, अभी तो हमने काव्य संग्रह पढ़ लिया तो ठीक है, लेकिन अगर हमें सिर्फ कविता पूछ दे कि सरोज स्मृति किसकी कविता है। सरोज क्या थी, निराला जी की पुत्री का नाम था, जिनका असमय देहांत हो गया था, जिसके ऊपर इन्होंने सरोज स्मृति लिखा था। और सरोज स्मृति, कुकुरमुत्ता, राम की शक्ति पूजा, राम की शक्ति पूजा ये महत्वपूर्ण है। वह तोड़ती पत्थर देखे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, ये तोड़ती पत्थर भी क्या है, निराला की कविता है। सच है, सच है भी निराला की कविता है। बांधो न नाव स्ठाव, बांधो न नाव स्ठाव, ये भी निराला की एक महत्वपूर्ण कविता है। बांधो न नाव स्ठाव बंधु। और वर्दे वीणा वादनी वर्दे, ये कविता, ये प्रेयर हम लोग का स्कूल में होता था कि वर्दे वीणा वादनी वर्दे। तो ये जो प्रेयर है, ये जो कविता है, ये निराला जी की लिखी हुई है कि वर्दे वीणा वादनी वर्दे। और बाहर मैं कर दिया गया हूँ, बाहर मैं कर दिया गया हूँ, ये भी निराला जी की प्रमुख कविता है। तो निराला जी का एक काव्य संग्रह, उनकी कहानियां, उनके उपन्यास और उनके कुछ कविताएं थी जिसे हमने देखा। और ये सारी चीजें महत्वपूर्ण है, सारी चीजें महत्वपूर्ण है। निराला महत्वपूर्ण है, सारी चीजें महत्वपूर्ण है, इसलिए सेशन को लेके आया गया है।
ये सारी चीज़ें आप दो साथ में नोट बनाते भी रहेगा जैसा हमारे सर ने बताया। और आगे बढ़ते हैं हम। महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा आधुनिक मीरा के नाम से विख्यात। जैसे निराला थे, निराला का क्या नाम था, क्या उपनाम था, महाप्राण उपनाम दिया गया था, या फिर सूर्यकांत नाम था, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला उन्हें कहा जाता था। अभी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी। अब महादेवी पे बात करते हैं। तो महादेवी जो थी इन्हें आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है। महादेवी का पेपर में आपसे प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि आधुनिक मीरा के, खासकर अंडर ग्रेजुएट वाले ध्यान दें, हिंदी साहित्य पढ़ते समय उनसे इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है कि आधुनिक मीरा के नाम से किसे जाना जाता है। तो आधुनिक मीरा के नाम से महादेवी वर्मा को जाना जाता है। तो महादेवी वर्मा के बारे में हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला तो महत्वपूर्ण है, आपसे यह भी प्रश्न पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से किसे छायावाद का मूल स्तंभ नहीं माना जाता है या फिर मूल स्तंभ माना जाता है। 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो आपको यह ध्यान रखना है कि मूल स्तंभ छायावाद के कौन कौन है। इसीलिए मैंने ये छायावाद ओपन सोर्स पे डालने के लिए छायावाद से शुरू किया, क्योंकि हमने धीरे धीरे अभी भक्ति काल, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, उसके बाद हमने आधुनिक काल शुरू करना है। लेकिन एक महत्वपूर्ण टॉपिक मुझे लगा था, इसीलिए मैंने इसे ओपन सोर्स पे या फिर किसी भी उद्देश्य के लिए लाया था। अभी आगे देखते हैं महादेवी वर्मा के बारे में। तो इनका जन्म 1907 को हुआ था, 26 मार्च 1907 को सितंबर में। और हिंदी भाषा की कवित्री थी ये। हिंदी साहित्य में छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक मानी जाती हैं। आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवित्रियों में से एक होने के कारण इन्हें आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है। और आधुनिक, जैसे मीरा क्या थी कि मीरा कृष्ण के वियोग में कविताएं लिखती थी। इनका भी पारिवारिक जीवन उतना अच्छा नहीं था और इन्होंने बहुत सारे मर्मस्पर्शी कविताएं भी लिखी हैं। महादेवी जी ने बहुत ज़्यादा वेदना की कविताएं, दुख की कविताएं, पीड़ा की कविताएं इनकी ज़्यादातर रही हैं। और काफ़ी सारी मोटिवेटिव कविताएं भी इन्होंने लिखी हैं। तो देखते हैं इन्हें यहाँ पे लिखने वाली चीज़ क्या थी कि इन्हें आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है। कवि निराला ने उन्हें हिंदी साहित्य के विशाल मंदिर की सरस्वती, बीड़ा पाड़ी की उपाधि से विभूषित किया था। अब देखिए, आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि हिंदी साहित्य के विशाल मंदिर की बीड़ा पाड़ी किसे कहा जाता है? बीड़ा पाड़ी किसे कहा जाता है? अब हिंदी साहित्य के विशाल मंदिर की बीड़ा पाड़ी या फिर सरस्वती भी महादेवी वर्मा को ही कहा जाता है। महादेवी वर्मा को ही कहा जाता है, महादेवी वर्मा। और ये नाम इन्हें किसने दिया था? तो हिंदी कवि निराला ने इन्हें हिंदी साहित्य के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा था। जीवन के अंतिम समय में जब निराला की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, उस समय महादेवी जी ने कहा जाता है कि उनकी बहुत सहायता की थी, उन्हें खाना खिलाया था। इस प्रकार की चीजें अगर आप हिंदी साहित्य का बहुत ज्यादा अध्ययन करेंगे तो आपको उसमें मिलेंगी। लेकिन हमें यहाँ पे देखने वाली चीजें क्या थी कि छायावाद की मूल स्तंभों में से एक हैं, हिंदी की सबसे सशक्त कवित्रियों में से एक हैं। इन्हें आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है। और हिंदी साहित्य के विशाल मंदिर की सरस्वती या फिर बीड़ा पाड़ी, सरस्वती और बीड़ा पाड़ी एक ही है। सरस्वती विद्या की देवी हैं और वो बीड़ा अपने हाथ में बजाती रहती हैं, बीड़ा हाथ में ली रहती हैं, जिसके कारण उन्हें बीड़ा पाड़ी कहा जाता है। अब इनके काव्य परिचय को देखें हम। अब देखिए, निहार, रश्मि, नीरजा, शांध्य गीत, दीपशिखा, सप्तपर्णा, प्रथम आयाम और अग्निरेखा, ये महादेवी के काव्य संग्रह हैं, महादेवी के काव्य हैं। निहार, रश्मि, नीरजा, शांध्य गीत, दीपशिखा, सप्तपर्णा, प्रथम आयाम। तो अगर हमें सिर्फ इनकी रचनाओं के नाम देखने हैं, रचनाएं क्या क्या हैं, क्योंकि हमें रचनाओं के बारे में अलग से नहीं पढ़ना है कुछ इसमें, तो सिर्फ हम इतना ही देखेंगे कि क्या क्या रचनाएं हैं। देख लीजिए आप एक बार और। नीरजा, अब देखिए, निहार, नीरजा, रश्मि, दीपशिखा, यामा, सप्तपर्णा, प्रथम आयाम और अग्निरेखा, इतनी सारी चीजें हैं। और श्रीमती महादेवी वर्मा के अनेक काव्य संकलन भी प्रकाशित हैं, जिनमें उपयुक्त रचनाओं से चुने हुए गीत संकलित किए गए हैं। अब देखिए कुछ गीत हैं इनके। आत्मिका, परिक्रमा, संधिनी, यामा, गीत पर्व, दीप गीत, स्मरिका, नीलांबरा, आधुनिक कवि महादेवी आदि, ये सारे इनके
कुछ काव्य गीत थे और कुछ काव्य संग्रह थे, जिसमें महत्वपूर्ण क्या है, निहार पूछता है, निहार, नीरजा, रश्मि, दीप शिखा, यामा। यामा बहुत महत्वपूर्ण है, यामा किसकी काव्य रचना है, यामा महत्वपूर्ण है हमें। दीप शिखा, निहार, नीरजा भी उतना ही महत्वपूर्ण है, निहार, नीरजा, रश्मि, दीप शिखा, यामा, सप्तपर्णा, इतना तो याद ही रहना चाहिए। उसके साथ प्रथम आयाम और अग्निरेखा, ये दोनों भी याद कर लीजिए आप। ये महादेवी के काव्य संग्रह रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम। महादेवी का साहित्य, गद्य साहित्य। अब देखिए, रेखा चित्र, रेखा चित्र क्या है, अतीत के चलचित्र, इनका रेखा चित्र है। स्मृति की रेखाएं, अब पूछता है कि कौन सा काव्य किस विधा का है, कौन सी रचना किस विधा का है, रचना का विधा भी पूछता है हमसे। तो अतीत के चलचित्र क्या है, रेखा चित्र है। और स्मृति की रेखाएं क्या है, ये भी रेखा चित्र हैं। एक अलग क्लास आपको लिया जाएगा उस पर, जिसपे आपको विधाओं, सारे विधाओं के बारे में अलग से पढ़ाया जाएगा कि किस विधा में क्या प्रवृत्ति होता है, किस विधा में क्या होता है कि रेखा चित्र होता है, संस्मरण होता है। उसके लिए आपको अलग से एक सेशन उसके लिए ले आया जाएगा। अभी आपसे ये भी पूछ सकता है कि ये किस विधा का है। ये देख लीजिए, अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं इनके रेखा चित्र हैं। संस्मरण में पथ के साथी, मेरा परिवार और संस्मरण, ये इनके संस्मरण है। संस्मरण मतलब कि जो भी इन्होंने याद, इनके पुरानी यादें रही हैं। चुने हुए भाषणों का संकलन, ये संभाषण है। निबंध, अब देखिए निबंध महत्वपूर्ण है। महादेवी के निबंध, श्रृंखला की कड़ियां, विवेचनात्मक गद्य, साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध और संकल्पिता। ललित निबंध है छड़दा, इनका ललित निबंध है। कहानियों में गिल्लू महत्वपूर्ण है, पूछता है गिल्लू किसकी कहानी संग्रह है, गिल्लू किसकी कहानी है, तो ये महादेवी वर्मा क्या है। अब देखिए, संस्मरण, रेखाचित्र और निबंधों का संग्रह हिमालय, संस्मरण, रेखाचित्र और निबंधों का संग्रह हिमालय। तो यहाँ पे हमें सिर्फ ये देखना था कि ये अतीत के चलचित्र किसका है और स्मृति की रेखाएं किसका है, तो ये दोनों महादेवी के हैं। रेखाचित्र विधा का है और निबंध है छड़दा और कहानियां हैं गिल्लू, और संस्मरण, रेखाचित्र और निबंधों का संग्रह हिमालय नाम से है। आगे बढ़ते हैं हम। पुरस्कार और सम्मान। अब देखिए, महादेवी वर्मा के बाल कविताओं के भी 2 संकलन छपे हैं। अभी देखिए, महादेवी जो थी ये प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रधानाचार्य भी रही हैं, और इनका शादी बहुत ही कम वर्ष में हो गया था, जीवन के कम साल में हो गया था, जिसके वजह से इनका पारिवारिक जीवन भी उतना नहीं चल पाया था। जो भी था, जो भी वजह रहा हो, हमें इनकी रचनाओं के बारे में मतलब है अभी कि महादेवी की बाल कविताओं के 2 संकलन है। ठाकुर जी भोले हैं, ये इनकी बाल कविताओं का संकलन है। ध्यान दीजिएगा, ठाकुर जी भोले हैं और आज खरीदेंगे हम ज्वाला, आज खरीदेंगे हम ज्वाला, और ठाकुर जी भोले हैं। 1943 में इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक से एवं भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। स्वाधीनता प्राप्त के बाद 1952 में उत्तर प्रदेश के विधान परिषद की सदस्य मनोनीत की गई थी। 1956 में भारत सरकार ने उनकी साहित्यिक सेवा के लिए पद्म भूषण की भी उपाधि दी थी। 1971 में साहित्य अकादमी की सदस्यता ग्रहण करने वाली ये पहली महिला थी। ध्यान दीजिएगा, 1971 में साहित्य अकादमी की सदस्यता ग्रहण करने वाली ये पहली महिला थी। 1988 में मरणोपरांत भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म विभूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया था। अब देखिए, सारे पुरस्कार इन्होंने प्राप्त किया था। मंगला प्रसाद पारितोषिक, भारत भारती, 1952 में विधान परिषद सदस्य, 1956 में साहित्यिक सेवा के लिए पद्म भूषण, 1988 में मरणोपरांत पद्म विभूषण। ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा कवि जो था पद्म विभूषण था, पद्म भूषण था, उसमें महादेवी होंगी। तो आप जरूर इन पे अब साहित्य अकादमी की सदस्यता ग्रहण करने वाली पहली महिला, आदि इनके कुछ पुरस्कार थे। अभी आगे बढ़ते इनके बारे में कुछ और चीजें देखते हैं। अब देखिए, महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए 1934 में सक्सेरिया पुरस्कार, स्मृति की रेखा के लिए 1942 में द्विवेदी पदक प्राप्त हुए। यामा नामक काव्य संकलन के लिए इन्हें भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। मैंने आपको पहले ही बताया था कि यामा उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि हिंदी साहित्य में महादेवी। अब देखिए, महादेवी हिंदी साहित्य के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से यामा भी बहुत महत्वपूर्ण है। आपसे पूछा जा सकता है कि यामा पे किस काव्य रचना पे महादेवी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो महादेवी वर्मा जी को हिंदी साहित्य में यामा नामक काव्य संकलन के लिए भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान, भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान क्या है,
अब वो साहित्य किसी भी विषय का हो सकता है, किसी भी भाषा का हो सकता है, सॉरी किसी भी भाषा का हो सकता है। हिंदी साहित्य में महादेवी को मिला था इस पे ज्ञानपीठ पुरस्कार, और वे भारत की 50 सबसे यशस्वी महिलाओं में भी शामिल हैं। ठीक, अब सक्सेरिया पुरस्कार इनको मिला था नीरजा के लिए, और 42 में द्विवेदी पदक मिला था इनको स्मृति की रेखाओं के लिए। आगे बढ़ते हैं अब हम सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत जिन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, सुमित्रा नंदन पंत को ये कई बार पेपर में पूछा जाता है। जिस प्रकार महादेवी को आधुनिक मीरा कहा जाता है, निराला को महाप्राण कहा जाता है, उसी प्रकार सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। जिस समय हमने स्नातक का बीएचयू के लिए एंट्रेंस दिया था, उसमें पूछा गया था कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, तो प्रकृति का सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है। इनका फोटो आपने देखा होगा, लंबे लंबे बालों वाले, पहाड़ के थे, पहाड़ों पे इनका घर था, तो इनकी रचनाओं में उतनी ही सुंदरता है। अब देखिए सुमित्रा नंदन पंत, इनके बारे में हम देखते हैं। इनका जन्म और इनकी मृत्यु 1900 में इनका जन्म हुआ था 20 मई को, और 28 दिसंबर सन 1977 को इनका मृत्यु हो गया। हिंदी साहित्य के छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक हैं, और इस युग को जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और राम कुमार वर्मा जैसे कवियों का युग कहा जाता है। इनका जन्म कौशानी बागेश्वर में हुआ था। कौशानी क्या है? पहाड़ों के ऊपर एक जगह है। कौशानी बहुत ही सुंदर जगह है, जिससे इनकी कविताओं में भी इनके निवास स्थान का प्रभाव है बहुत ज़्यादा। और कविता संग्रह है इनके, देख लेते हैं। यहाँ पे महत्वपूर्ण था कि हम छायावाद के अंतिम स्तंभ सुमित्रा नंदन पंत के बारे में बात कर रहे हैं। और जब आप हिंदी साहित्य में बृहत स्तर पर अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनमें छायावाद के साथ साथ प्रगतिवाद और अन्य जितने भी गुण थे वो सारे विद्यमान थे इनकी रचनाओं में। आगे बढ़ते हैं। इनकी कुछ कविता संग्रह हैं: पल्लव, युगांतर, स्वर्णधूलि, कला और बूढ़ा चांद, मुक्ति यज्ञ और युगवाणी, सत्यकाम, ग्रंथि ज्योत्सना और शिल्पी। ये इनके कुछ रचनाएं हैं, कविता संग्रह हैं। जैसे पल्लव, युगांतर। अब यहाँ पे कला और बूढ़ा चांद महत्वपूर्ण है। कला और बूढ़ा चांद ये पेपर में पूछा जा चुका है कई बार। कला और बूढ़ा चांद किसकी कृति है? युगवाणी किसकी कृति है? स्वर्णधूलि किसकी कृति है? पल्लव भी महत्वपूर्ण है। ज्योत्सना, शिल्पी, काम, ग्रंथि। तो पल्लव, स्वर्णधूलि, कला और बूढ़ा चांद, युगवाणी, ये सारी चीजें आप देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा अगर आप लिखना चाहें तो, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। खंडकाव्य इनके अवगुंठित, मेघनाथ बध और राजशेखर। हरिवंश राय बच्चन के साथ इन्होंने संयुक्त काव्य संग्रह खादी के फूल नाम से प्रकाशित किया था। हरिवंश राय बच्चन के साथ इनका संयुक्त संग्रह खादी के फूल, मतलब दोनों लोगों ने मिलकर एक संग्रह प्रस्तुत किया था खादी के फूल नाम से, उस नाम से इनका प्रकाशित हुआ था। सुमित्रा नंदन पंत ने कला और बूढ़ा चांद नामक एक काव्य संग्रह को प्रकाशित किया था, जो महत्वपूर्ण है इसलिए इसको बार बार दोहराया गया है, कला और बूढ़ा चांद। सुमित्रा नंदन पंत ने सन 1998 में युगवाणी से वाणी का एक काव्य संग्रह को प्रकाशित किया था। यह काव्य संग्रह का प्रतिनिधित्व करने वाला चिदंबरा नामक पत्रिका के द्वारा प्रकाशित हुआ था। अब देखिए युगवाणी जो था चिदंबरा नामक पत्रिका के द्वारा प्रकाशित हुआ था। सुमित्रा नंदन पंत ने सन 1950 से 1957 ईस्वी तक अपनी आजीविका चलाने के लिए आकाशवाणी चैनल पे परामर्शदाता के रूप में भी उनके पद पर नियुक्त हुए थे। सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा सन 1964 में विशाल महाकाव्य लोकायतन को प्रकाशित किया गया था। हालांकि कालांतर में इसे लोकायतन पत्रिका में अनेक प्रकार के काव्य संग्रहों को प्रकाशित किया गया। सुमित्रा नंदन पंत जी अंतरस्थल में नारी और प्रकृति के प्रति आजीवन भावात्मक रहे, जैसा कि इनको कहा ही जाता है प्रकृति का सुकुमार कवि, क्योंकि ये प्रकृति के गोद से आए थे, कौसानी से आए थे, इसीलिए इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। इनके हृदय में नारी और प्रकृति के प्रति आजीवन भावात्मक रहे हैं, ये इनकी रचनाओं में देखने को मिलेगा आपको। चिदंबरा पे इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये देखिए महत्वपूर्ण था। महादेवी को ज्ञानपीठ किसके लिए मिला था? यामा के लिए मिला था। और इन्हें किस पे मिला? इन्हें चिदंबरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार, और कला और बूढ़ा चांद पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार 1960 में सम्मानित किया गया था। चिदंबरा के लिए इन्हें क्या मिला था? 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार,
और कला और बूढ़ा चांद पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे। और तो ये हमारे छायावाद के 4 स्तंभ थे जिनके बारे में हमने अध्ययन कर लिया, और इसके महत्वपूर्ण टॉपिकों के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया, जिस प्रकार इनसे प्रश्न पूछे जा सकते थे। महत्वपूर्ण उपनाम जैसे पंत जी का नाम, प्रकृति का सुकुमार कवि, महादेवी को आधुनिक मीरा, या फिर हिंदी के विशाल मंदिर का वीरा पाड़ी। इसी प्रकार जयशंकर प्रसाद जी थे, और प्रसाद पंत थे, निराला थे, निराला को महाप्राण कहा गया। तो ये सारे इनके गुण थे, इनके उपनाम थे जिसके बारे में हमने चर्चा किया। और ये हिंदी साहित्य के एक महत्वपूर्ण भाग के बारे में आज हमने आपसे चर्चा कर लिया। और ऐसे महत्वपूर्ण चीज़ों को जानने के लिए मैंने आपसे पहले बता दिया, आप हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं। आपको आपके सामने आपके स्क्रीन पे सारी डिटेल्स जो हैं वो रन हो रही हैं, तो आप उससे जुड़ सकते हैं। अभी के लिए धन्यवाद, और आपकी जो भी समस्याएं होंगी उससे आप हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। थैंक यू।